नमस्कार दोस्तों। और इस सेशन में, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जुड़े हुए मुद्दों की जिनसे हमें कुछ दिशा निर्देश मिलें और हम एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं मेंस में उसको हम एड्रेस कर पाएं, सो दैट वी कैन स्कोर हैंडसमली, एज सिंपल एज दैट। अब पहला है कि महिला उद्यमियों की बढ़ती जगह। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, स्टार्टअप में भी है। 8,000 से ज्यादा स्टार्टअप महिलाओं के द्वारा स्टार्ट किए गए, शुरू किए गए। पर क्वेश्चन उठता है कि ऐसा इकोसिस्टम हमने प्रोवाइड किया कि जिससे ऐसा हो पाया, और इन स्टार्टअप में ऑब्वियसली करोड़ों अरबों रुपए की राशि लगी हुई है। तो एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम, हमारा टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम, उसने प्रोत्साहन दिया। लेकिन भारत में इन जनरल उद्योगों को जो सीईओ फीमेल्स हैं वो लेस देन 20%। और कमाल की बात यह है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या एमएसएमई हैं, उनमें भी महिलाओं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है, हमें कहना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में और भी ज्यादा होगी। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट एंड कंट्रीब्यूशन नॉर्थ इंडियन फीमेल से ज्यादा है। तो इतने सिंपल बारीक एलिमेंट आपको समझने पड़ेंगे। उसके कारण है शिक्षा है, अवेयरनेस है, सरकारी स्कीम्स हैं। अब मिशन शक्ति जो कि शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आई शुड से, तो महिला जो उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर्स है उनको सपोर्ट किया जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाता है। लेकिन क्या महिला उद्यमी अपनी निजी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने करियर को इस तरीके से ग्रो कर पाएंगी, या दोनों में से एक चीज का चुनाव करना होगा? पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जो उधेड़ बुन है वो भी है, और अपनी क्षमताओं को लेकर जो आत्मविश्वास की कमी है वो भी है। So it's a very challenging and a complex process. There is no one answer to this. कहाँ पर जाकर रुकता है ये आपके परिवेश, सांस्कृतिक परंपराएं, प्रोग्रेसिव थॉट, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम हम फीमेल्स को पा रहे हैं, चाहे फिर वो कम्युनिटी के, स्पोर्ट्स के, उसके बाद मीडिया एंड कम्युनिकेशंस के, एजुकेशन के अगर हम बात करें, और साथ साथ में इवन फूड एंड अलाइड सेक्टर की बात करें तो फीमेल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दिव्या, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? और उसके बाद मानसी। सर स्टेम सेक्टर की बात कर सकते हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है। जब इसरो की बात करते हैं तो वहां पर ये अंतरिक्ष में भागीदारी देखने के लिए मिलती है। अगर हाल ही के 24-25 तक के मिशन की बात करें तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी इसरो से संबंधित रखी गई है कि अंतरिक्ष से संबंधित की जाएगी। तो उसमें जो थीम थी नारी शक्ति, उसको बढ़ावा दिया गया था, उसके रिगार्डिंग देख सकते हैं। मानसी। सर चैलेंजेस में जैसे बात कर सकते हैं, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्मल क्रेडिट, जिनमें उनको चैलेंज फेस करने को देखने को मिलता है। तो इसलिए गवर्नमेंट की स्कीम्स भी इसी तरफ ओरिएंटेड है। जैसे मुद्रा योजना की हम बात करते हैं, या स्टैंड अप इंडिया में वी आर प्रमोटिंग मोर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या मोर वुमेन लेड स्टार्टअप्स। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। और सर रूरल एरियाज में अगर हम देखते हैं तो एसएचजीज में भी वी आर सीइंग कि कहीं ना कहीं थोड़ा सोशल चैलेंज भी इन टर्म्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन। तो चीजें मतलब रिफॉर्म हो रही है उस लेवल पे भी, बट स्टिल वो भी एक एस्पेक्ट हम बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चैलेंज। सर,
सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो उन चीजों को प्रमोट किया जा सकता है, देखा जाता है कि उनको गोल्ड के थ्रू सिक्योर करके रखा जाता है मनी को। तो मतलब एक्चुअली जब सिचुएशन की बात आती है तो उन परंपराओं को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो कॉन्फिडेंटली अपने स्टीरियोटाइप्स और अपनी कंडीशनिंग को तोड़ें। उसमें मेल का ही नहीं, फीमेल का भी रोल है, मेल का ज्यादा रोल है, ये कह सकता हूँ मैं। समाज का पूरा एक रोल है, पैट्रियार्कल सोसाइटी को तोड़ना जरूरी है, लेकिन एक सिरे से आप डायरेक्टली समाज की सारी परंपराओं को भी दरकिनार नहीं कर सकते। अब अंधविश्वास का माया जाल जब हम कहते हैं तो वो भारत में अभी हमने जैसी बात की महिलाओं की, तो अंधविश्वास भी पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी सामाजिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। अंधविश्वास कैसे विश्वास से अंधविश्वास में बदल जाता है, इसके पीछे भी जटिल सोच है, जटिल प्रक्रियाएं हैं। विकासशील देश है, चीजों को करने के जुगाड़ हैं, उससे इंडिविजुअलिज्म नहीं आ पाता, बहकी बहकी बातें होती हैं, कई बार वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित होती हैं। जैसे एक 8 साल के बच्चे का गला काट कर हत्या कर दी, तंत्र मंत्र कर्मकांड कर दिया, महिलाओं को हवन में बिठा दिया, पूरे परिवार ने बिठा दिया और बाद में उनकी गर्दन काट दी ताकि हमारी लाइफ बढ़ जाए। तो शिक्षा दीक्षा वैज्ञानिक पद्धति, प्रिंसिपल बन के, टीचर बन के भी ऐसा लोग कर देते हैं। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे क्लिनिकल प्रॉब्लम यानी डिप्रेशन जैसी कोई समस्या भी हो सकती है, अगर मैं इंडिविजुअल के लेवल पे बात करूं। पर सामाजिक लेवल पे तो है। बंगाली, बाबा बंगाली, आप देखते हैं ऐसे ऐड लगे रहते हैं। मेल जो पब्लिक एरियाज में वहाँ ज्यादा दिखाई देता है ऐसा। वशीकरण टोना टोटका को हम मानते हैं। इंटरनेट के होने के बावजूद और वर्चुअल रियलिटी होने के बावजूद बड़ा मुश्किल है इसको संभाल पाना। पॉलिटिक्स भी इसको प्रमोट करती है, तभी हमारे हाथरस बाबा भी थे, और सिर्फ उनकी पैरों की धूल रज लेने के लिए इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो बड़ा अच्छा बताया कि संविधान का अनुच्छेद 51A वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने का बात करता है। सरकार की जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारी है, एक तरीके से स्कूल्स की जिम्मेदारी है। मिथ एंड लेजेंड्स और अंधविश्वास में फर्क है। और साथ साथ में दाभोलकर सर थे, उन्होंने अपनी जान दे दी। महाराष्ट्र में तो अंधविश्वास के अगेंस्ट एक्ट ही है, रेशनैलिटी प्रमोट करने के लिए पूरे ग्रुप्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंधविश्वास आपको बहुत ही ज्यादा गलत राह पर ले जा सकता है। तो मानसी, दो तरीके बताओ जिससे अंधविश्वास को कम किया जाएगा। सर कम किया जाएगा, एक तो डायरेक्ट एक्शन में अगर मैं बात करूँ कि जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो मतलब बंगाली बाबाज या डॉक्टर क्वैक्स जो हम बोलते हैं, उनको पकड़ना। मतलब पुलिस की अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, पुलिस क्या रोल प्ले कर सकती है। और सर इसमें बच्चे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, अगर अगेन उनको स्कूल में जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो उनका माइंडसेट डेवलप हो रहा है, तो वो पेरेंट्स के ऊपर क्या सोच के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, तो एक वो एस्पेक्ट भी हो सकता है। बाकी सर रोल ऑफ सोशल मीडिया है या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या एनजीओज का इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है इसमें। ओके, हम्म। दिव्या आप बताइए। सर अगर देखा जाता है किसी को कोई मानसिक समस्या होती है तो उसे उससे ज्यादा इन चीजों के साथ जोड़ा जाता है कि कोई इशू होगा या फिर ऐसे किसी बाबा के पास जाने से सही हो जाएगी। तो उस स्तर पर अवेयरनेस लाई जा सकती है, डिप्रेशन या फिर और भी जो हाँ, समस्याएं देखने को मिलती है। हम तो ये कहते हैं पहलवान जी ठीक कर देंगे, बाबा है बाबा एक जो है आपको बबूत दे रहा है, बाबा जो है पाउडर देगा, बाबा कुछ लेते नहीं है। यानी कैंसर तक के इलाज की हम बात करते हैं और लोग इकट्ठे भी होते हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है इस बारे में मानसी, कितना हद तक सच है ये? सर कितना हद तक सच है, ज्यादा तो अगेन उस पर ट्रस्ट आप नहीं कर लोग भी सकते लगता क्योंकि है वो कि लीगल। आप लोग भी
हाँ आप लोग भी तरह तरह के बाबाओं से मिलकर ही आए हो, बस ये बात और है कि पढ़ाई के बाबा से मिले थे आप लोग। हाँ सर, उसमें इन समझ। सब चीजों में अगेन ये बोल सकते हैं कि इंसान बहुत नैरो सोचने लग जाता है। वो जो रीजन है, लॉजिक को छोड़ देता है साइड में। उसको लगता है कि एक कहीं पॉसिबिलिटी शायद है कि ये सच हो सकता है, तो वो इन चीजों में फंस जाते हैं। यानी कि अगर हमारा कैंडिडेट और हमारा स्टूडेंट भी हमारे लाख बोलने के बावजूद भाई आ जा भाई शक्ल दिखा दे भाई काम कर ले, अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अंधविश्वास का शिकार है। हाँ सर। थैंक यू, चलिए आगे। ये हम कर चुके हैं मेरे हिसाब से। हाँ सर, ये रिपीट है, टॉपिक बिल्कुल रिपीट है सर। हम याद, आपको मुझसे पहले याद होना चाहिए था। अब कल ही हमने इस क्वेश्चन की भी एक चर्चा की थी गैलेक्टिक केयर में, लेकिन उपेक्षा की शिकार है बुजुर्ग आबादी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है ही कि उपभोक्तावादी संस्कृति यानी कंज्यूमरिज्म मटेरियलिज्म के कारण 60% बुजुर्ग पारिवारिक प्रताड़ना सहने को मजबूर है। सोचिए आप, 60% और 30% बुजुर्ग अत्यधिक प्रताड़ना के बाद पारिवारिक हिंसा की शिकायत कराने पुलिस के पास पहुंचे। संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं, वैसी गरीबी नहीं रही जिससे हम ये कह सकें कि दाल रोटी नहीं होगी। ऐसा है, भारत सरकार भी 70 से 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। नीति आयोग ने जो बात अपनी रिपोर्ट में कही है कि 2050 में भारत का हर चौथा व्यक्ति बुजुर्ग होगा। सामाजिक मूल्यों के बिना बहुत मुश्किल है। मूवीज तक में अब तो ऐसे मुद्दों को उठाया नहीं जाता। और स्टार्टअप तो कहते हैं कि हम आपको वही ओल्ड एज होम या ऐसा कुछ बात होती है। तो ओल्ड एज होम क्या भारत के एंशियंट इंडिया के आज तक के सिविलाइजेशनल मॉडल में ओल्ड एज होम कामयाब हो पाएंगे? दिव्या। नहीं सर, भी हम कह सकते हैं कि मानवीय मूल्यों की कमी की वजह से चीजें देखने के लिए मिलती है उनको। अगर हम बोलते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्थानांतरण करने का काम भी बुजुर्ग ही करते हैं, उनके माध्यम से उन चीजों को सिखाया जा सकता है। दिखाया जा सकता है पर मुश्किल है। जैसा एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी जो बुजुर्ग जो रिटायर होते हैं, उनकी पेंशन तो उनके परिवार खा जाते हैं, उनकी संतानें खा जाती हैं। और जब वही वाली बात है कि आप उपभोक्तावाद कहते किसको? जब मैं रोज जब मैं रोज ब्लिंकिट से पिज्जा मंगाऊंगा या जब मैं रोज पार्टी करने जाऊंगा तो वो उपभोक्तावाद हो गया। या जब मैं बिना बात के नए जूते नए कपड़े नई घड़ी, और मैं जो भी फैशन में आ रहा है, अगर अगर टीम कोई क्रिकेट हो रहा है तो क्रिकेट की टी शर्ट ले रहा हूँ, अगर हॉकी हो रही है तो हॉकी की टी शर्ट ले रहा हूँ, और ओलंपिक हो रहा है तो ओलंपिक, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। सेल भी हर चौथे दिन आ रही है, हर चौथे दिन बम्पर सेल है, हर चौथे दिन ही ग्रेट डिस्काउंट है। तो ये उपभोक्तावादी हुआ। जब बुजुर्ग जो कि पिछली जनरेशन है, और वो इस बात को रखते हैं कि हार्ड एंड मनी मेक्स ए लॉजिक, तो मारपीट चोट पहुंचाना मानसिक उत्पीड़न और उनको यातना देना तो बड़ा दिक्कत है इस बात में। और खासकर जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करो, वहां तो घर बहुत छोटे होते हैं, तो उसके बाद बहुत दिक्कत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिकार हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में तो अवेयरनेस भी नहीं है, इसलिए कानूनी संरक्षण भी नहीं मिलता। तो बुजुर्गों को रोटी तो मिल गई, लेकिन अब तो ये बड़ा ओपन है सीक्रेट, आप दोनों या तीनों लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि आजकल गर्ल्स भी मैरिज के टाइम ही पहले कह देती कि मैं तो अलग रहना चाहती हूँ। तो मानसी, आप क्या कहोगे इसके बारे में? सर, हम बोल सकते हैं कि ये अगेन जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, किस तरीके से अगेन ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक ये चेंज भी देखने को हमें मिल रहा है कि हम प्राइवेट लाइफ की बात करते हैं कि अगेन न्यूक्लियर फैमिली या फिर वो
फैमिली पीस से हम नहीं एसोसिएट कर पाते कि हम अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे या वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेसिफिकली जब ओल्ड एज की बात आती है। लॉ कह रहा है, जबकि लॉ कह रहा है कि मेल के लिए गर्ल के पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और गर्ल के लिए मेल के पेरेंट्स की जिम्मेदारी। हम्म। लॉ ऐसा कह रहा है, लॉ। जी। हम्म। पर असली में मुश्किल है, उसका इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है, होता है। और जो एक और मुद्दा यहाँ पर हम जो पढ़ भी रहे हैं, जैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात है या फिर उनके हेल्थ की बात है, आज ही सरकार ने ई सेहत नाम से एक्स सर्विसमैन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज के लिए किया है, ईसीएचएस के लिए, आर्मी और एयरफोर्स नेवी के लिए। तो बड़ा अच्छा है, वो ई सेहत से उनको बार बार पॉलिक्लिनिक ना जाना पड़ेगा और वो अपना स्पर्श नंबर डालकर टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। दवाई के लिए तो फिर भी जाना हो। लेकिन इसमें भी मैं जन औषधि का धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन जन औषधि भी फ्री में नहीं है, पैसे तो वहां भी लगते हैं। ईसीएचएस आपको फ्री में देती है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज तक हमने अपने आंसर्स में लाने की कोशिश नहीं की है शायद, कि किस प्रकार से लाखों हजारों ऐसे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। महिलाओं की हालत तो फिर मेल से भी बुरी होती है, क्योंकि वो जॉब भी नहीं करती हैं और फिर उनका आर्थिक तंगी सबसे पहले सामने आती है, हीन भावना आती है, घर का काम कर नहीं पाती हैं, इसलिए उनकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है। क्योंकि वो शुरू से कंडीशनिंग इस तरीके की है कि किचन में अगर अम्मा जी नहीं खड़ी हो पाएंगी तो किचन से भी हाथ चला गया, इसका मतलब उनको सत्ता खत्म, सारा का सारा पावर खत्म। और अगर बहू या बच्चे सेंसिटाइज नहीं हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और कागजों में जीवित बुजुर्गों को मृत घोषित किया जाता है, हो जाते हैं, और उसके बाद वो किसी भी तरीके से आधार या कुछ भी करके अपने बायोमेट्रिक या प्रमाण जिसको आप कहिए वो नहीं कर पाते। सुसाइड रेट की हम बात किसानों की करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बुजुर्गों की बात भी कर सकते हैं। तो इंडिया एजिंग जो रिपोर्ट है उसके अंदर 2046 तक भारत में बुजुर्गों की और बच्चों की आबादी बराबर हो जाएगी, बहुत दूर नहीं, जस्ट विद इन 20 years। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना रोल प्ले करें और इंश्योरेंस से लेकर और बाकी चीज़ों से लेकर हम पॉजिटिवली उसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है, पर ये जीवन है। अगर किसी पर स्माइल लाई जा सके अपना बिना नुकसान किए, तो आई थिंक दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। तो दिव्या, आप क्या कहोगे इस बारे में? सर, उपभोक्तावाद के लिए आपने केस स्टडी शेयर की थी आईफोन के रिगार्डिंग, उसको देख हाँ, सकते बिल्कुल सही बात हमने की थी, हाँ। याद आया मुझे, दैट वाज आयरनी है वो। मतलब इट इज शॉकिंग, शॉकिंग नहीं कहूंगा, इट इज द नॉर्म नाउ। तो शॉपकीपर भी उसको खुश होके दे रहा है क्योंकि उसका बिक रहा है। और अब क्या करोगे, आईफोन है, चाहे चाहे जूते हैं, कंसर्ट है, अब अमेजन के बाजार में इतना कुछ रंग बिरंगा है। तो आई डोंट थिंक इट मेक सेंस टू मी, बट मैं बाकियों का नहीं कह सकता कि क्या कहना चाहते हैं। जब आप ब्यूरोक्रेट बनकर जब आप जीवन जिएंगे, तो मैं आपसे पूछूंगा बात करके कि आप कितनी बार रोज बाहर या कितने दिनों में आप बाहर खाना खाते हो। बाहर खाना खाना भी बंद कर दोगे, क्योंकि वो आपकी लाइफस्टाइल और आपके हेक्टिक वर्क से मैच भी नहीं करेगा। नेताओं को कुछ भी कह लीजिए, वो अपनी हेल्थ का, बहुत सारे नेता हेल्थ का बहुत स्ट्रिक्ट ध्यान रखते हैं। हमारे ऑनरेबल लाल कृष्ण आडवाणी सर उसका प्राइम एग्जाम्पल है, 90+ हैं। और उन्होंने, वरना आप एक दिन आप छोले भटूरे और एक दिन आप मटर पनीर और तीसरे दिन आप राजमा और चौथे दिन पिज्जा और पांचवें दिन इडली खाएंगे तो काम नहीं चलेगा। वो स्प्राउट्स की जिंदगी पे जीना पड़ेगा, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। आधी रोटी खाई, थोड़ा 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 सब टेस्ट किया, काम हो गया। तो इसीलिए मतलब कंज्यूमरिज्म तो हर तरफ से है, लेकिन वी हैव आल्सो राइट टू एंजॉय एंड हैव फन। मैं उसको सेल्फ अब्यूज नहीं बोलता। यू हैव टू हैव राइट टू इंडल्ज बिकॉज इट हेल्प्स अस टू गेट बैक टू आवर बेस्ट। तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि बुजुर्ग हमारे ड्रिंक नहीं करते हैं या युवा पीढ़ी ड्रिंक नहीं करती है, पर ये भी बहुत ही सब्जेक्टिव पॉइंट है। पर मोरालिटी के हिसाब से यदि मैं कहूँ तो शराब जो है वो हानिकारक है। और जिन राज्यों में प्रतिबंधित नहीं है 21 बरस से ऊपर किसी को भी टेस्ट करनी है तो वो करे, लेकिन पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। ये बड़ा मुश्किल है ये। और
जो यहाँ पर बताया गया है, ऐसी फीमेल डेस्टिट्यूट्स जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हैं, तो नेचुरली नेक्स्ट जनरेशन को रिहैबिलिटेट करना अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको, जब आप सोशियो इकोनॉमिक वुमेन की बात करते हैं, वुमेन की राइट की बात करते हैं, तो उस कैटेगरी की भी आप चर्चा जरूर कीजिए, क्योंकि ये भी हिडन या नॉन हिडन तरीके से एक बड़ी कैटेगरी है। चलिए आगे चलते हैं। अब संवेदना, यानी तो एथिक्स का आ गया कि जिस काम से और जिस आदमी से कोई लेना देना नहीं है वो हमारे माइंड में ही नहीं है। लेकिन मेरे साथ तो लाइफ में ऐसे भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि जहाँ उनको मुझसे वैसे ही कोई लेना देना नहीं है, ब्लेम कर सकते हैं लेकिन काम का कुछ नहीं बोलेंगे, तो ऐसा है। और आई हैव बीन सरप्राइज्ड एंड व्हाट आई कैन से, बट गॉड हैज बीन काइंड। व्हेन यू आर सराउंडेड बाय गुड पीपल देन दे विल स्टैंड फॉर यू आल्सो। तो अ, आपके लिए लोग खड़े भी होंगे, लेकिन चाहे भले एक दो ही हो, वो काफी होते हैं, सब तो नहीं हो सकता। संवेदना के स्रोत सूख रहे हैं। तो अब स्रोतों की अब हम चर्चा कर रहे हैं ऊपर से ही कि भाई अब कंज्यूमरिज्म आ चुका है, हमारा विजन यही है कि मेरे को बस खाने को मिले, जल्दी जल्दी खूब सारा पैसा मिले, जल्दी नौकरी मिले। तो आप उस चीज को कैसे समझोगे? जैसे कि आप अपना कुछ भला करना चाहते हैं, तो आप उसको उसी एंगल से देखोगे कि मेरा भला कैसे हो जाए, तो संवेदना का स्रोत तो सूखता ही चला जाएगा। आप कहते हैं, दिव्या कहती है मेरे साथ प्रॉब्लम है सर, और उसी के आईने से सब कुछ देखेगी, तो हम तो बहुत दूर खड़े हुए दिखाई देंगे। तो उसी से संवेदना का स्रोत सूख जाता है। तो इसीलिए आत्ममुग्ध हर चीज मैं, मेरा क्या होगा, मेरा टाइम, मेरा खाना, मेरा पढ़ना, मेरा मेरा और मेरे पास कुछ वो भी नहीं है, मैं रिस्क भी नहीं लूंगी और मैं कोशिश भी नहीं करूंगी। तो वो फिर नेचुरली इट इज गोइंग टू ब्लास्ट वन डे। फिर वो वही बात है कि आपके पास पूरा पैसा इकट्ठा करके आप आईफोन ही लेंगे और उसका कुछ होगा भी नहीं। तो वो भी एक संवेदना के सूखने का कारण है। मोबाइल फोन आपने सड़कों पर लोगों को देखा है कि अभी आप, बहुत कॉमन सीन है, पुलिस ने बोला है और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर चालान होता है कि आप कान से फोन मत लगाइए, लेकिन हमारे यहाँ धड़ल्ले से लोग जो है एक हाथ से कान और एक हाथ से फोन। और हमने तो स्कूटी के ऊपर एक हाथ से कान और साथ में छाते के साथ स्कूटी भी चल रही है, दोनों चीजें भी देखी हैं। तो संवेदना बड़ी इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव उसके लिए। यातायात नियमों का इन्होंने खुद ही बताया, यातायात नियमों की धज्जियां यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है। तो कैसे होगा ये जब होगा जब आपके पास जो है, जो भी आपका लेवल है, आप उसको पहले अप्रिशिएट करते हैं, आप उसको पहले रिस्पेक्ट करते हैं। और ये नहीं है कि अब कि अब अगर मान लीजिए दिवाली, होली, जन्माष्टमी है, तो आप जब तक इस्कॉन मंदिर में 21,000 का डोनेशन नहीं देंगे तो आपकी, भगवान आपकी संवेदना नहीं सुनेगा, क्योंकि 21,000 आप कैसे लेके आ रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग बिजनेस में हैं और बहुत तरह के काम हैं, लेकिन संवेदना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो प्रवृत्ति है हमारी खुद की, उसने हमें खोखला कर दिया है। और हम आगे बस बढ़ना चाहते हैं। जैसे महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, या जो रोड रेज भी है, वो भी संवेदना ना होने के कारण है। आपकी संवेदना आपकी स्कूटी, आपकी गाड़ी के लिए है, लेकिन जो दूसरा आदमी है उसके लिए नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपको कोर्स करेक्शन चाहिए। और पूरी सोसाइटी को इसके लिए चाहिए, पॉलिटिकल क्लास को इसके लिए चेंज आना चाहिए। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो सुप्रीम कोर्ट ने जिनको बैन किया, वो भी संवेदना ना होने का ही एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से खुलेआम आपने जो है धज्जियां उड़ा के चीज को कर दिया, सरकार को उसको रोकना पड़ा। तो कल हमने जिस प्रश्न की एक चर्चा की थी कि जुडिशियल, जो जुडिशरी है उसमें कैसे एग्जीक्यूटिव ओवर रीच है, वो भी संवेदना ना होने के कारण है। जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर पकड़े जाने के डर से फरार हो जाते हैं या सस्पेंड हो जाते हैं, वो भी संवेदना ना होने के कारण है। पूजा खेड़कर इसका प्राइम एग्जाम्पल है। उन्होंने कोर्ट में अभी भी दावा किया है कि यूपीएससी को तो अधिकार ही नहीं है, अधिकार डीओपीटी को है। तो आप टेक्निकल बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो कभी कुछ नहीं है। तो पीटी के जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, वो भी आपसे संवेदना की उम्मीद करते हैं। वो भी चाहते हैं कि आप उनको संवेदना के साथ देखो तो आंसर निकलेगा। लेकिन हम इतने ज्यादा, कहीं खुद में हम इतने ज्यादा आत्ममुग्ध हैं, खुद ही प्रेशर है, खुद ही बस मुझे ठीक करना है, और हम उसको, या तो हम उसको बहुत ज्यादा बड़ा डिवाइन मान लेते हैं। तो बहुत अगर आप डिवाइन मानेंगे तो वो संवेदना नहीं है, वो भी इलॉजिकल इरेशनल सुपरस्टिशन हो गया। और ये आप उसको बिल्कुल फालतू मान लेते हो। तो संवेदना जब होगी
जब आप अपने आप से झूठ बोलना बंद करते हैं। संवेदना जब होगी, मान लीजिए जब मैं कहता हूँ दिव्या को कि डेली आप इस तरीके से कार्य करो और डेली करो, बताओ, करो और काम को आगे बढ़ाओ, तो सबसे पहले जब तक दिव्या खुद के साथ संवेदना नहीं व्यक्त करेगी तो मेरे साथ भी कोई संवेदना व्यक्त नहीं होगी। आप लोगों का एक्सपीरियंस है, हमारे साथ ऐसे सज्जन और देवियां रहे हैं जिन्होंने अंतिम क्षण तक पीटी एग्जाम दिया और उसके बाद संवेदना और हीन होकर और शून्य होकर अचानक से उन्होंने जो है वो मोबाइल वर्ल्ड के थ्रू हमें टाटा बाय बाय बोल दिया। तो संवेदना अपने साथ अगर आप नहीं दिखाएंगे तो मेरा मानना है आप प्रकृति के साथ, परिवार के साथ, शादी हो जाए, आपका कुछ हो जाए, बहुत मुश्किल है। तो ये कहना कि चिड़ियों की चहचहाट आपको संवेदना पैदा कर देगी और एप्पल म्यूजिक आपको मेडिटेशन दे देगा या रात को गायत्री मंत्र आपको दे देगा, तो ये बहुत मुश्किल है। बाकी क्रिटिकल एलिमेंट से मन से आप बोल सकते हो अगर आपको कुछ बताना है। सर वो ये इंसान क्या सोचता है वो अपने बारे में और फिर दूसरों के बारे में भी साथ में, तो इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं होना चाहिए जब तक कि अगेन फिर खुद का काम भी जैसे आपने बोला कि वो भी हम कितना ऑनेस्टी से करते हैं, तो उसमें भी कितनी सच्चाई है। मतलब संवेदना भी सर बहुत टाइप्स की है। हाँ, आई एग्री। दिव्या आप कुछ कहेंगे? सर सिर्फ खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में भी सोचना जरूरी है सर। नहीं, खुद के बारे में सोचिए, लेकिन खुद के बारे में वो सोचिए जो जरूरी है। मान लीजिए आप आंसर लिख रहे हैं और आप आंसर ज्यादा लिख रहे हैं और आप गलत लिख रहे हैं, तो आप में संवेदना होगी तो अगली बार आप सही लिखेंगे। जी सर। ये भी संवेदना कम होने का एक लक्षण है कि आपका आंसर छोटा क्यों नहीं हो रहा है, आपका आंसर ठीक क्यों नहीं हो रहा है, आप नए आइडिया क्यों नहीं ला पा रहे, क्योंकि आप में संवेदना नहीं है। तो बिल्कुल सही कहा, संवेदना के प्रकार हैं। तो हम भी एक प्रकार की संवेदना को प्रमोट करते हैं, हम भी एक प्रकार की संवेदना को ट्रेन करते हैं, हम भी एक प्रकार की संवेदना को इनकरेज करते हैं। वी मूव इन दैट डायरेक्शन। जी वी सर। कैन मूव टू द नेक्स्ट वन। अब ये भी उसी प्रकार है, आभासी जरूरतों का संसार, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया। वही बात है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत जरूरतें हैं। आभासी जरूरतें यानी आपको लगता है मुझे इसकी जरूरत है क्योंकि 50% डिस्काउंट है या 90% डिस्काउंट है या आप उसके बिना फोमो हो जाओगे, तो यही आभासी जरूरतों का संसार है। विवाह का भी वही होता है, कौन सा डीजे आएगा, कौन सा बैंड आएगा, कौन सा, कहाँ पर आपका टेंट लगेगा, और उससे फिर आप अपनी इकोनॉमिक वेल्थ को और इकोनॉमिक स्टेटस को आंकते हो, जबकि वो ऐसा नहीं है। अगर आप इंजॉय कर रहे हो और अगर आपके अंदर आपको इस बात का बहुत अधिक वो नहीं है कि सोसाइटी क्या कहेगी, तो दो लोग कोर्ट में भी शादी करते हैं, मंदिर में भी शादी होती है, और ऑब्वियसली रिसेप्शन होना चाहिए, और जो परिवार की जो खुशियां पूरी बंटनी चाहिए, लेकिन वो भी आभासी संसार से जुड़ा हुआ है। सामान्य व्यक्ति के लिए जो है मोबाइल हो गया, या आपने देखा होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ कि जब जब दिवाली, होली, कोई भी फेस्टिवल आता है, तो हिंदुस्तान में एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म बढ़ जाता है ऑब्वियसली, लेकिन हर कोई मिठाई वाला बन जाता है। तो बहुत सारा कल्चर आ चुका है जिसमें पैक्ड फूड का कल्चर आ गया है, जिसमें पैक्ड गिफ्ट का कल्चर आ गया है, तो उसके बिना आपको आउटकास्ट माना जाता है कि आपको, मतलब आउटकास्ट इज ऑब्वियसली विद इन कोट्स एक रॉन्ग वर्ड है, लेकिन जाति को मैं खुद नहीं मानता, लेकिन फिर भी मतलब व्यवहार तो व्यवहार है। और साथ में हर कोई मिठाई वाला बन जाता है और कैसे भी करके आपको खरीदना ही है और जेब खाली करनी ही है। तो आवासीय जरूरतों के लिए मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है रोल मॉडल होना। अगर आप शीर्ष पर हैं सोसाइटी में तो प्लीज पॉजिटिव रोल मॉडल बनिए, और पॉजिटिव रोल मॉडल बनेंगे तो चीजें बिल्कुल सही दिशा में चलने को कारगर होंगी। और अभी जैसे आपने देखा, रिसेंटली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि बॉलीवुड स्टार भी हैं, तो उन्हीं की पार्टी ने उनको बोला कि भाई तू मान जा, तू रुक जा, तू कुछ मत बोल। तो आप सोचिए कि वो आभास ही था। वो सोचते थे कि मैं कुछ भी, मतलब कुछ भी चलेगा। पहले जब तक आप पार्टी के मेंबर नहीं थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, तब तक बात और थी। लेकिन जब आप आधिकारिक तौर के ऊपर कुछ रिप्रेजेंट करते हैं तो आभासी चीजें बदल जाती है। तो लेट्स वैल्यू, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स बी मोर कॉन्फिडेंट, लेट्स मोर ट्राई टू ब्रिंग इट इनटू आवर अंडरस्टैंडिंग। एंड आई एम श्योर ये सिर्फ इंटरनेट की बात नहीं है। इंटरनेट से तो हम भी काम करते हैं, लेकिन आई थिंक 1% से ज्यादा हम उसका बिल्कुल मिसयूज नहीं करते हैं। वी हैव प्रूव्ड कि कैसे ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम
सक्सेस को पाकर रहेंगे। सो दिव्या, आपका कुछ कहना है इसके बारे में बिफोर वी वाइंड अप? सर, जैसा आपने कहा कि बिना मतलब की चीजों को नहीं खरीदना चाहिए, उसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अगर कोई 24 घंटे के लिए डाटा मिलता है तो लोग सोचते हैं उसको जल्दी से खत्म कर दे, ये सोचे बिना कि उसका यूज किस तरह से करना है। और गुड सर एग्जाम्पल। पॉजिटिव आभास में हम ये भी बोल सकते हैं सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन चीजों की तरफ आभास होना चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है और आपको यदि नए कपड़े पहनने का बहुत शौक है, पुराने खराब नहीं हुए, तो मैं चाहूंगा पुराने ही पहनने, यही है आभास। जी। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, वी विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट सेशन वेरी सून, थैंक यू वेरी मच।